हेलो एंड वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। और आज हम बात करेंगे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लेटेस्ट कांड की। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है कि उन्होंने H1B वीजा पे $1 लाख की फीस लगा दी है, जिससे कि इंडिया और इंडियन टेक इंडस्ट्री बहुत ज्यादा इंपैक्ट होने वाले हैं। तो हम इसी के बारे में आज बात करेंगे तसल्ली बख्श तरीके से, शिद्दत से। तो चलो शुरू करते हैं। तो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड हियर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। मेरा नाम है राव अनूप सिंह और मैंने 2023 में यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था। उसके अलावा मैं 5 बार यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लिए अपीयर कर चुका हूं और 3 बार स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लिए अपीयर कर चुका हूं। पहले मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर होता था। उससे पहले मैं एयर इंडिया, जब गवर्नमेंट कंपनी होती थी, तो उसमें भी असिस्टेंट कंट्रोलर की पोस्ट पे काम करता था। उसके अलावा मैं पिछले 9 साल से यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री में एक्टिव हूं और मैंने अलग अलग भूमिकाओं में अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में काम किया है। आई ऑल्सो यूज टू बी a यूपीएससी मेंटर एट स्टडी IQ IAS। उसके अलावा ये सब एग्जाम्स हैं जो मैंने क्लियर किए हैं, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले देखेंगे कि ये मैटर क्या है। तो यूएस गवर्नमेंट ने एक नई प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन इशू की है, ओके, जिसमें 21 सितंबर 2025 यानी कल से हर एक जो भी नया H1B वीजा इशू होगा या कोई पिटिशन उसके लिए रिक्वेस्ट डाली जाएगी, उस पे एक एनुअल फी लगेगी $1 लाख की। $1 लाख। ओके। तो पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं कि H1B वीजा है क्या। ऑल्दो H1B वीजा मैं आपको बहुत डिटेल में एक अपने पिछले वीडियो में समझा चुका हूं, जहां पे मैंने आपको बताया था कि H1B वीजा क्या होता है, इसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों ये स्टार्ट किया गया और किस तरह से ये काम करता है, हाउ H1B वर्क्स। और उसके अलावा आजकल यूएसए में इसको लेके क्या डिबेट चल रहे हैं, वहां का राइट विंग क्या बोल रहा है, वहां का लेफ्ट विंग क्या बोल रहा है, और वहां की जो इंडस्ट्री है उनके लोग जैसे इलॉन मस्क एटसेट्रा, बिल गेट्स, ये सब इसके बारे में क्या बोल रहे हैं। ये सब मैं आपको एक पिछले वीडियो में बता चुका हूं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप उसको वहां जाके देख सकते हैं। बट फिर भी थोड़ा सा बैकग्राउंड जानने के लिए मैं आज भी आपको बताऊंगा कि H1B वीजा क्या होता है। तो ये जो है ये यूएसए का एक वर्क वीजा है, जो कि एम्प्लॉयर्स यानी वहां की कंपनीज को अलाउ करता है कि वो विदेशों से वर्कर्स को हायर कर सकें, खास करके उन जॉब्स में जहां पे हाई स्किल की जरूरत होती है, और ऐसे वर्कर्स के पास एटलीस्ट एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, यानी कि बीटेक, एमबीबीएस एटसेट्रा। इस वीजा को इमिग्रेशन एक्ट 1990 के अंतर्गत बनाया गया था, ताकि यूएसए में जो स्किल शॉर्टेज की जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस किया जा सके। ओके। ये 6 साल के लिए, मैक्सिमम 6 साल के लिए इशू किया जाता है, और उसके बाद जिसके पास ये वीजा है उसको 12 महीने के लिए या तो यूएस छोड़ के जाना पड़ता है या फिर ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ता है। और इसकी एनुअल कैप है कि ये एक साल में 65,000 ही नए वीजा इशू होते हैं, प्लस 20,000 जो हैं वो उनके लिए रिजर्व हैं जिन्होंने यूएसए से ही कोई मास्टर्स या हायर डिग्री की हो। ओके। तो ये इसका थोड़ा सा बेसिक था। डिटेल के लिए आप मेरा जो पुराना वीडियो है वो देख सकते हो। अभी देखते हैं कि हुआ क्या है। अभी यूएस प्रेसिडेंट श्री श्री डोनाल्ड ट्रंप जी ने एक प्रोक्लेमेशन साइन किया है। प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। ये लॉ नहीं होता जिसको पार्लियामेंट पास करे, ऐसा कुछ, ये डायरेक्टली प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं, एक तरह से ऑर्डर समझ लो। ओके। तो इसने H1B वीजा जो एप्लीकेशंस हैं उनके साथ जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, पैसे टके की रिक्वायरमेंट्स है, उनको चेंज कर दिया है। तो अब इस नए रूल में अगर कोई भी नई H1B वीजा की एप्लीकेशन लगती है तो उसके साथ आपको $1 लाख जमा करवाने पड़ेंगे। ओके। और ये 21 सितंबर यानी कल से शुरू होगा हर नई H1B वीजा एप्लीकेशन पे। और क्योंकि H1B वीजा एप्लीकेशंस जो हैं वो इंडिविजुअल्स नहीं, कंपनीज फाइल करती हैं इंडिविजुअल्स की तरफ से, तो कंपनीज को ये पैसा देना होगा। और ये फीस जो है ये ऑप्शनल नहीं है, ये मैंडेटरी है, यानी कि जो भी कंपनी बाहर से वर्कर लाना चाहती है उसको पर वर्कर की एप्लीकेशन पे $1 लाख देने पड़ेंगे। और ये जो फीस है ये पुराने चार्जेस तो लगते ही हैं, ये नई फीस लगी है। जैसे एक वर्कर का 2,500 से लेके $6,000 में एक H1B वीजा जो है वो एप्लीकेशन का होता था, जो कि 3 साल या 6 साल में जब भी वो रिन्यू होगा तो वो वीजा जो वो ये जो फीस है ये देनी पड़ती थी। बट अब एक एनुअल फी लगा दी गई है जो हर साल देनी है $1 लाख। बट अभी के लिए ये सिर्फ जो नई H1B एप्लीकेशन है, पिटिशन है, उन पे लागू होती है, जो कि 21 सितंबर या उसके बाद अप्लाई किए जाएंगे। अभी जिन लोगों के पास H1B है वो डायरेक्टली अफेक्ट नहीं हो रहे हैं। बट अगर उनका वीजा एक्सपायर हो जाता है और उनको रिन्यू करवाना पड़ता है, या वो अपनी जॉब चेंज करते हैं, तो दूसरी कंपनी के साथ अपना वीजा ट्रांसफर करवाते, तो उनको ये फीस देनी पड़ सकती है, अगर यूएस गवर्नमेंट इसको एक्सपेंड करती है।
अब ये भी है कि ये एक टेम्परेरी मेजर है, क्योंकि इसको गवर्नमेंट कह रही है हमने अभी सिर्फ 12 महीने के लिए लगाया है, यानी कि सितंबर 2026 तक। अब 12 महीने के बाद यूएस गवर्नमेंट हो सकता है इस पॉलिसी को खत्म भी कर दे, या हो सकता है इसको एक और साल के लिए बढ़ा दे, या फिर परमानेंटली इसको वहां पे बोल दे कि अब से यही रूल होगा। तो इससे हो क्या रहा है कि वहां की जो कंपनीज हैं और जो वर्कर्स हैं, उनमें एक अनसर्टेनिटी, एक एंजाइटी क्रिएट हो गई है, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि कहीं ये पॉलिसी परमानेंट तो नहीं बन जाएगी या ये टेम्परेरी रहेगी। ओके, इसकी डिटेल्स है, यूएस ऑफिशियल्स कहते हैं कि इसकी डिटेल्स हम अभी भी डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या डिटेल्स होंगी, क्या टेक्निकल पॉइंट्स होंगे। जैसे कि ये जो $1 लाख है, ये हर साल आपसे लिया जाएगा, या जब आप अपनी नई वीजा एप्लीकेशन लगाओगे या उसको रिन्यू करवाओगे तब लिया जाएगा। और क्या जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, रिसर्च लैब्स में जो लोग काम कर रहे हैं और स्टार्टअप्स में जो काम कर रहे हैं, ये स्टार्टअप वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आगे देखेंगे, क्या ये उन पे भी अप्लाई होगा? अब क्योंकि कोई क्लैरिटी नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि कंपनीज जो हैं वो थोड़ा कॉशियस हो गई हैं, डर रही हैं, और वो क्योंकि उन्हें अपने आगे के बजट्स प्लान करने हैं और हायरिंग कर रही हैं एडवांस में। तो अब ये डिपेंड करता है कि अगर ये 1 लाख ही रहा तो वो लोग हायरिंग पे रोक लगाएंगे, अपने बजट्स को उस तरह से प्लान करेंगे, तो वो हम आगे देखते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं जो यूएसए में डिस्कस होता है, वो है सैलरीज, H1B वीजा वर्कर्स की सैलरीज। तो 25% जो H1B वीजा वर्कर्स है ना, वो 1 लाख से $1.5 लाख पर ईयर कमाते हैं यूएसए में, और सिर्फ 5% जो हैं वो $1.5 लाख से ऊपर कमाते हैं। अब बाकी जो 70% बचे ना, वो या तो $1 लाख या उससे कम कमाते हैं, या आप एक एवरेज लगा लो, जो वहां की आईटी इंडस्ट्री की एवरेज सैलरी है वो है $1,06,000। बट 70% जो H1B वीजा वर्कर्स हैं, वो $1 लाख या इससे कम ही कमाते हैं। ओके, और इनको जो H1B वीजा है, ये आपके एम्प्लॉयर के द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है, यानी कि आप इसकी एप्लीकेशन खुद नहीं लगाते। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, वो कंपनी इसको लगा सकती है, और अगर आप वहां पे अपना स्टे एक्सटेंड करना चाहते हो, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो वो भी कंपनी ही लगाती है। तो ये समझने के बाद अब हम आगे चलते हैं कि कहानी में आगे क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे कि यूएस गवर्नमेंट ने ये स्टेप क्यों लिया। देखो, पॉलिटिकल रीजंस बहुत हैं कि इंडिया और यूएस की थोड़ी सी आजकल तकरार चल रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रम्प अंकल ने बोल दिया कि भाई मैंने वॉर बंद करवाई, और इंडियन गवर्नमेंट ने उसको डिस्कार्ड कर दिया कि नहीं, ट्रम्प अंकल का इसमें कोई रोल नहीं है। पहला तो इस बात पे चिढ़ा पड़ा है। फिर नोबेल पीस प्राइज चाहिए, और अगर ये हो जाता कि दो न्यूक्लियर कंट्रीज के बीच में ट्रम्प जी ने वॉर रुकवाई है, तो उनका जो क्लेम है वो स्ट्रांग हो जाता। बट क्योंकि इंडिया ने और अभी 2-3 दिन पहले पाकिस्तान ने, दोनों ने इस क्लेम को नकार दिया है, तो यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज का जो क्लेम था वो कमजोर हो गया। तो ट्रम्प थोड़ा सा पर्सनली फ्रस्ट्रेटेड है। अब वो क्या कर रहा है कि वो इंडिया पे सैंक्शंस लगा रहा है कि तुम रशिया से ऑयल ले रहे हो, ये कर रहे हो। फिर ट्रेड डील भी चल रही है, जिसमें ट्रम्प चाहता है कि इंडिया यूएसए के जो जीएम प्रोडक्ट्स है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए, और यूएस के डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए इंडिया अपना मार्केट खोल दे। बट इंडिया इसके लिए रेडी नहीं है, क्योंकि जीएम की अपनी प्रॉब्लम्स होती है, और इंडिया का खुद का इतना बड़ा डेयरी मार्केट है जो यूएस की चीप डेयरी प्रोडक्ट्स की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो इंडिया वो नहीं कर रहा है। तो इसकी वजह से ट्रम्प ने इंडिया पे 50% टैरिफ्स लगा रखे हैं। अब ये जो डिसीजन है, ये एक तरह से प्रेशर टैक्टिक है, बट इसके लिए ऑफिशियल रीजंस क्या दिए गए हैं, हम उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहला वहां के लोगों ने कहा है, आप पिछले वीडियो में भी देखोगे जो वहां पे डिस्कशंस चल रही थी। ओके, उसी पे बिल्डअप करते हैं कि H1B वीजा का मिसयूज हो रहा था। ओके, तो वहां पे आर्ग्यूमेंट दिया जाता है वहां की गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर्स की तरफ से कि H1B वीजा को क्रिएट किया गया था ताकि हाईली स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स को यूएसए में काम मिल सके, खास करके स्टेम में, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मेडिकल में। बट ओवर द इयर्स कुछ कंपनीज ने इसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया है, और H1B वीजा के थ्रू एक्सेप्शनल टैलेंट की जगह चीप फॉरेन लेबर को अमेरिका में लाया जा रहा है। ओके, और वो कहते हैं कि इस तरह की $1 लाख की अगर हम ह्यूज एनुअल फी इंपोज कर देंगे, तो इससे ये कंपनीज जो हैं डिस्करेज हो जाएंगी, H1B सिस्टम को ओवर यूज नहीं करेंगी अपनी कॉस्ट कटिंग और प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, और सिर्फ उन्हीं लोगों को बाहर से लेके आएंगी जो एक्चुअल में स्किल्ड है। वैसे फन फैक्ट ये है कि ट्रम्प की जो वाइफ है मिलानिया, वो भी H1B वीजा पे ही यूएस से आई थी 1996 में, मॉडलिंग के लिए। मॉडलिंग कहाँ से हाई स्किल्ड जॉब होगी भाई। दूसरा है, जो वहां की गवर्नमेंट कहती है, रीजन देती है कि हम सिर्फ एक्सेप्शनली स्किल्ड वर्कर्स को ही हायर करना चाहते हैं। ओके, जो बहुत ज्यादा स्किल्ड हो। तो ये जो फीस है, वो कहते हैं कि इसको हम एक फिल्टर की तरह यूज कर रहे हैं, ताकि कंपनीज जो हैं वो सिर्फ उन्हीं लोगों को हायर करे जिनके पास स्पेशलाइज्ड स्किल है, क्योंकि अब कंपनी को इतना सारा पैसा देना पड़ेगा, तो वो नॉर्मली उन रोल्स के लिए लोगों को नहीं हायर करेंगे जो ऑर्डिनरी और रिप्लेसेबल होते हैं। ओके, और जो अमेरिकन जो हैं वो आराम से कर सकते हैं, बट कंपनीज बाहर से लोगों को लेकर आ रहे हैं
सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सस्ते पड़ रहे हैं। एग्ज़ाम्पल से समझो, एक कंपनी जो है वो कटिंग एज एआई इंजीनियर को अगर बाहर से लाना चाहती है, तो वो चाहेगी कि हाँ, ठीक है भाई $1,00,000 दे दो। बट अगर कोई रूटीन आईटी सपोर्ट स्टाफ है जिसको अब तक सिर्फ इसलिए लाया जा रहा था क्योंकि अमेरिकन वर्कर साल के $1,00,000 माँग रहा था और जो इंडिया से बंदा गया वो 60,000 में ही काम कर रहा था, तो वो अब डिस्करेज हो जाएगा क्योंकि इसके 60,000 वाला जो है, इसके 60,000 आप सैलरी तो दोगे ही साल की, प्लस इसका 1,00,000 जो है आपको गवर्नमेंट को भी देना पड़ेगा, तो ये 1,60,000 में पड़ेगा। तो अमेरिकन वर्कर जो है वो सस्ता पड़ेगा। ओके, तीसरा है वो तो यूएस गवर्नमेंट चाहती है कि भई आप अमेरिकन वर्कर्स को हायर करो इंस्टेड ऑफ फॉरेन वर्कर्स और ये ट्रंप का जो अमेरिका फर्स्ट एजेंडा है, उससे भी ये अलाइन कर रहा है। तो इसका पॉलिसी का वहाँ की गवर्नमेंट कहते हैं कि नुआंस ये है कि यहाँ बारीक पॉइंट ये है, एक बैलेंसिंग पॉइंट ये है कि एक तरफ तो ये पॉलिसी एनकरेज कर रही है कि कंपनीज जो हैं वो अमेरिकन वर्कर्स को हायर करें। वहीं दूसरी तरफ ये बाहर से जो फॉरेन टैलेंट है बट जो एक्सेप्शनली टैलेंटेड है, हाइली स्पेशलाइज्ड रोल्स के लिए, उसको भी डिस्करेज नहीं कर रही है। और ये यूएस की जो एक ट्रंप के आने के बाद एक इमिग्रेशन टाइटनिंग की जो पॉलिसी है, ये उसी का पार्ट है। कोई अलग से स्पेशल रूल नहीं है, ये वहाँ की गवर्नमेंट का कहना है। इसके अलावा ट्रंप ने एक और नई चीज़ इश्यू की है, वो है गोल्ड कार्ड फर्स्ट ट्रैक वीज़ा। अब H-1B की फी तो बढ़ा दी, बट उसके अलावा एक ये नए टाइप का वीज़ा इश्यू किया है, जिसमें कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है या जो बहुत हाई इन्वेस्टर्स है, जिनके पास पैसा है, वो लोग अगर यूएसए में आके रहना चाहते हैं, तो अगर इंडिविजुअल आके रहना चाहता है तो $1 मिलियन देके गोल्डन वीज़ा ले सकता है और अगर कोई कंपनी किसी वर्कर को स्पॉन्सर कर रही है तो उसको $2 मिलियन देके वीज़ा स्पॉन्सर करवा सकते हैं। तो वहाँ की गवर्नमेंट कहती है कि आइडिया ये है कि हम सिर्फ टॉप टियर ग्लोबल टैलेंट और कैपिटल को यूएसए में इंपोर्ट करें, नॉर्मल कामों के लिए नॉर्मल लोगों को नहीं। तो अब देखते हैं कि ये किस तरह से इंडियंस को डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्ट करता है कि इंडियंस ही इतने ज्यादा क्यों अफेक्ट हो रहे हैं इससे। तो क्योंकि इंडियंस जो हैं वो H-1B वीजा के सबसे ज्यादा बेनिफिशियरीज हैं, यानी कि जितने भी H-1B वीजा इशू होते हैं उसमें 70% इंडियंस को मिलते हैं और इनको ज्यादातर आईटी, कंसल्टिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिकल वाली जॉब्स में इशू किया जाता है क्योंकि यूएस कंपनीज जो हैं वो इंडिया पे रिलाई करती हैं हाईली स्किल्ड टैलेंट के लिए। दूसरा है कि इंडियंस का यूएसए में जाने का जो टिपिकल पाथवे होता है वो होता है स्टूडेंट, ओपीटी एंड देन H-1B। समझते हैं कैसे। तो मैनी इंडियंस, बहुत सारे इंडियंस जो हैं वो यूएस से स्टूडेंट के तौर पे जाते हैं F-1 स्टूडेंट वीजास पे। फिर अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद वो वहाँ की वर्कफोर्स ज्वाइन करते हैं अंडर ओपीटी यानी कि ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जो कि उन्हें वहाँ पे टेम्पोरेरीली काम करना अलाउ करती है। और काम करते हुए वो H-1B वीजा के लिए अप्लाई कर देते हैं ताकि वो वहीं पर रह सकें और इन स्पेशलाइज्ड रोल्स में कई साल तक काम कर सकें। ऑल्दो ये पाथ पहले से ही एक्सपेंसिव कॉम्पिटिटिव है और बहुत ज्यादा अनसर्टेन है क्योंकि ये लॉटरी से निकाला जाता है, तो उसके ऊपर से अगर ऐसी फीस और इस पे लगा दिया तो ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है स्टूडेंट पाथ से भी वहां पे जाना और काम करना। तो ये किस तरह से $1,00,000 की जो एनुअल फी है चीजों को चेंज कर देती है। सबसे पहला तो भाई ये फीस जो है ना ये बहुत ही ह्यूज इंक्रीज है। जो पहले कुछ $1,000 होती थी अब ये $1,00,000 से ऊपर हो गया है। अब कंपनीज जो हैं वो 10 बार सोचेंगे बाहर से वर्कर्स को लेके आने के लिए, खास करके लॉन्ग टर्म रोल्स में, कि हर साल $1,00,000 जो है वो देने पड़ेंगे। और ये जो हाई कॉस्ट है, इतना ज्यादा पैसा जो देना पड़ रहा है, ये कंपनीज को डिस्करेज कर सकता है नए H-1B वीजा स्पॉन्सर करने के लिए। और क्योंकि इंडियंस को सबसे ज्यादा मिलते हैं तो इंडियंस के लिए अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो कम हो गई हैं। दूसरा ये फैमिलीज़ को और उनके मोबिलिटी को भी अफ़ेक्ट करता है क्योंकि बहुत सारे जो H-1B वीज़ा होल्डर्स हैं, वो अपनी फैमिली मेंबर्स को वहाँ लेके गए हुए हैं H-4 डिपेंडेंट वीज़ा पे। अब नए रूल्स में क्या होगा, वहाँ से बहुत सारे लोग डिपोर्ट होंगे, तो फैमिलीज़ के लिए भी ये हार्ड हो जाता है। ओके? अभी जो ट्रैप वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, अगर वो छुट्टी पे या वैसे कुछ काम से इंडिया आए हुए हैं, तो उनको भी माइक्रोसॉफ्ट एटसेट्रा ने बोला है कि भई जल्दी से जल्दी वापस आ जाओ ताकि तुम कहीं वहीं पे स्ट्रैंडेड ना होके रह जाओ, क्योंकि 21st यानी कल ये रूल जो है ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इससे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आप एक तरह से पॉलिटी से जोड़ सकते हो कि वो भी अफेक्ट हो रही है एंड इट्स स्ट्रेसफुल फॉर इंडियन वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज। इंडियन आईटी कंपनीज पे इसका जो नेगेटिव इंपैक्ट होगा उसकी बात करेंगे। अब बहुत सारी इंडियन फर्म्स हैं जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल एटसेट्रा, जिन्होंने यूएसए में ऑफिस खोले हुए हैं और वहां पे हजारों H-1B वर्कर्स को ये स्पॉन्सर करते हैं इंडिया से। अब ये जो $1,00,000 की फीस है ये इस प्रोसेस को महंगा बना देगी और इंडिया से एम्प्लॉय ले जाना अब उनको महंगा पड़ेगा। तो ये कंपनीज क्या करेंगी कि यूएसए में हायरिंग जो है वो कम कर देंगे, सैलरीज कम करेंगे, अपने प्रोजेक्ट्स को वापस इंडिया में ले आएंगे। इसके अलावा अगला नुकसान होगा रेमिटेंसेस, यानी कि यूएस से जो लोग वहां रह रहे हैं वो इंडिया जो पैसा भेजते हैं उस पे। कैसे देखते हैं। सबसे पहले तो जॉब कट्स होंगी, तो जितनी कम जॉब होंगी उतना ज्यादा
यहाँ पे इंडिया में वो लोग पैसा कम भेज पाएँगे। दूसरा, फिगर्स को भी अगर देखें तो यूएसए में जो इंडियन H-1B वर्कर्स हैं, वो 25 से 30 बिलियन डॉलर हर साल भेजते हैं। पिछले साल शायद 34 बिलियन डॉलर भेजा था और जैसे-जैसे यूएसए में अपॉर्च्युनिटीज़ कम होंगी, वैसे-वैसे ये पैसा भी कम होगा। अब अगर वो ऑन साइट काम कर रहे हैं, यानी कि यूएसए में काम कर रहे हैं, तो वहाँ की एवरेज सैलरी है $1,08,000 जो कि मैंने ऊपर भी बताया था। बट अगर वो इंडिया आ जाएँगे तो यहाँ पे यही 15 से $20,000 पर ईयर उनको मिलेगा। ओके। और ब्रॉडर कॉन्सिक्वेंसेज़ ये होंगे कि ये जो स्टूडेंट से स्किल्ड प्रोफेशनल वाला जो पाथवे था, ये और भी ज़्यादा महँगा और अनसर्टेन हो जाएगा, जिससे कि नए ग्रेजुएट्स जो हैं वो डिस्करेज होंगे। और जो इंडियन टैलेंट हैं, जो यहाँ के टैलेंटेड लोग हैं, वो दूसरे कंट्रीज़ में ध्यान जाने की कोशिश करेंगे, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप एटसेट्रा। और इंडिया की जो इंटीग्रेशन है यूएस टेक वगैरह के साथ, वो ओवर टाइम कमज़ोर हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि ये किस तरह से टेक जो यूएसए में टेक कंपनीज़ है, क्योंकि वहाँ के लोग कह रहे हैं कि भई टेक कंपनीज़ को ये अफ़ेक्ट करेगा, तो कैसे अफ़ेक्ट करेगा? तो सबसे पहले जो बिग टेक और इंडियन आईटी फर्म्स हैं, वो सबसे ज़्यादा इसमें अफ़ेक्ट होंगी, ख़ास करके शॉर्ट टर्म में। क्योंकि कंपनीज़ लाइक गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, एप्पल और इंडियन फर्म्स जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल जो है वो हज़ारों स्किल्ड वर्कर्स को इंडिया से हायर करते हैं H-1B वीज़ा पे। और अगर हर H-1B वीज़ा पे अब $1,00,000 की एनुअल फी लगेगी, तो ऐसी कंपनी जिनमें सैकड़ों या हज़ारों H-1B एम्प्लॉइज़ हैं, उनके लिए हर साल का बिलियंस ऑफ डॉलर का एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। इवन जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं जैसे गूगल, अमेज़न एटसेट्रा वो भी 4 बार सोचेंगे बाहर से वर्कर्स को हायर करने में, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। अब ये तो थी बड़ी कंपनियों की बात। अब जो छोटे स्टार्टअप्स हैं या छोटी कंपनीज़ हैं, उन पे कैसे इम्पैक्ट होगा? अब स्मॉल स्टार्टअप्स, रिसर्च लैब्स, क्योंकि रिसर्च लैब्स के पास भी ज़्यादा पैसा नहीं होता। मिड साइज़ की जो टेक कंपनीज़ है वो सब ग्लोबल टैलेंट पे रिलाय करते हैं, बिकॉज़ यूएसए में हाई स्किल्ड वर्कर्स मिलना आसान नहीं होता, क्योंकि जो होते हैं उनको वहाँ की बड़ी कंपनीज़ हायर कर लेती हैं। तो अब ये लोग अफ़ोर्ड नहीं कर पाएँगे $1,00,000 पर वीज़ा, पर एम्प्लॉयी देना। तो इससे क्या होगा? इनकी हायरिंग स्लो होगी, इनके प्रोजेक्ट डिले होंगे और ये फ़ोर्स होंगे कि ये अपने वर्क को बाहर शिफ्ट करें दूसरे कंट्रीज़ में जहाँ पे लेबर चीप है। तो इसका ओवरऑल इफ़ेक्ट क्या होगा इनोवेशन और ग्रोथ पे? देखो, अमेरिका जो सुपर पावर है ना, वो टेक्नोलॉजी की बेसिस पे है। तो वहाँ की इकोनॉमी और उसका यूएसए का जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है, वो सिर्फ़ वहाँ की टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और हाई स्किल्ड टैलेंट के बेसिस पे है। तुम किसी भी फील्ड में देख लो, हॉलीवुड में देख लो, आर्मी में देख लो, स्पेस में देख लो, हर चीज़ में। ओके, तुम सोच के देखो, इंडिया की अपनी खुद की एक ढंग की वीडियो एडिटिंग ऐप तक नहीं है। सारी की सारी या तो अमेरिकन है, यूरोपियन है या चाइनीज़ है। तो जितनी भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, सब की सब वहीं की हैं। तो इतना ज़्यादा उनका इम्पैक्ट है। सिलिकॉन वैली और ऐसे जो टेक्निकल या टेक्नोलॉजी हब्स हैं, जो कि एआई में, क्लाउड कंप्यूटिंग में, साइबर सिक्योरिटी में, सेमीकंडक्टर, बायोटेक में जो रिसर्च को ड्राइव कर रहे हैं, वही यूएसए की हेजेमनी बना के रखते हैं सारी दुनिया में, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो इकोनॉमिक हेजेमनी हो, क्योंकि वहाँ की मिलिट्री भी सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करती है, जो कि अगेन यहीं से आती है, ओके, H-1B वर्कर्स से। तो अब H-1B वर्कर्स इस पावर को कैसे सपोर्ट करते हैं? जो स्किल्ड प्रोफेशनल हैं, खास करके इंडिया में, वो इन टेक्नोलॉजीज़ को बनाते हैं और मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। इनके बिना ये कंपनीज़ जो हैं स्ट्रगल करेंगी टू फिल देयर क्रिटिकल रोल्स, जिससे कि इनका इनोवेशन स्लो होगा और यूएस की कॉम्पिटिटिवनेस कम हो सकती है, ऐसा वहाँ के क्रिटिक्स का कहना है। और इससे यूएस की जो एबिलिटी है अपने राइवल्स से आगे रहने की, जैसे चाइना के साथ एआई वॉर में है, तो चाइना से आगे रहने की जो कैपेबिलिटी है एआई में, क्लाउड कंप्यूटिंग में, वो भी वीक हो सकती है। इंडिया के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या होंगे इस डिसीजन से? सारा नुकसान ही नुकसान नहीं है, कुछ बेनिफिट्स भी होंगे, तो देखते हैं कि क्या होगा। इंडियन ऑफिसेज़ को ज़्यादा काम मिलेगा, क्योंकि यूएस कंपनीज़ जो हैं, क्योंकि वहाँ पे वर्कर्स को नहीं बुला पाएँगी, तो वो प्रोजेक्ट्स को इंडिया में शिफ्ट कर देंगी। ओके, क्योंकि वो उनको सस्ता पड़ेगा। इंडियन आईटी फर्म्स जो हैं, टीसीएस, इन्फोसिस एटसेट्रा, वो भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑनशोर वर्क लेंगी, ताकि रेवेन्यू और जॉब्स जो हैं वो इंडिया में रह सकें, और इससे इंडिया की डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो है वो स्ट्रेंथन हो सकती है और यहाँ पे लोकल अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं। इंडिया की रिमोट वर्क कैपेबिलिटीज़ कैसे डेवलप हो सकती हैं? तो इंडिया के ऑफिसेज़ पे, क्योंकि देखो यूएसए के लिए काम तो मैक्सिमम इंडियंस ही करते हैं। अब उनको वहाँ से निकाल भी दोगे तो वो काम इंडिया में होगा, पर होगा इंडियंस के थ्रू ही। ओके, तो ये जो रिलायंस है, इसकी वजह से, रिलायंस कंपनी नहीं, रिलायंस मतलब डिपेंडेंस है। तो ये काम इंडियन ऑफिसेज़ में आएगा, जो अभी वहाँ हो रहा था, आउटसोर्सिंग कहते हैं जिसको। ओके, और इससे इंडिया की एक्सपर्टीज़ जो है वो बढ़ेगी ऐसे ग्लोबल प्रोजेक्ट्स को वर्चुअली मैनेज करने में। हमारा टैलेंट भी जो है वो डोमेस्टिकली रिटेन रहेगा, यानी कि यहीं रहेगा, जब कम इंडियंस इंडिया से बाहर जा पाएँगे, खास करके यूएस में। और हाई स्किल्ड वर्कर्स जो इंडिया में ही रह जाएँगे, वो यहाँ के इकोसिस्टम और टेक्नोलॉजी को डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करेंगे, बट स्टिल इंडियन गवर्नेंस स्टिल रिमेन्स अ बिग प्रॉब्लम।
ओके। अब इससे हमारे स्टार्टअप्स एक्सेलरेट हो सकते हैं, इनोवेशन और एआई रिसर्च इंडिया में प्रमोट हो सकती है, प्रोवाइडेड गवर्नमेंट प्रॉपर एवेन्यूज प्रोवाइड करे और जो गवर्नमेंट का एक ओवरआर्चिंग कंट्रोल है, जो इतनी ज्यादा रेगुलेशंस हैं, जो इतने ज्यादा रूल्स हैं, उनको कम किया जाए, डाइल्यूट किया जाए। अब इंडिया की जो फर्म्स हैं उनकी नेगोशिएशन पावर भी है वो बढ़ेगी, क्योंकि यूएस की कंपनीज हैविली डिपेंड करती है इंडियन टेक टैलेंट पे। तो जब उनको यूएसए में हाई कॉस्ट फेस होगी, तो इंडियन फर्म्स यहाँ पे ज्यादा फीस चार्ज कर सकते हैं आउटसोर्सिंग फर्क की। ओके, इससे इंडियन कंपनीज का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी इंक्रीज होगा। और ऑब्वियसली लोकल इकोनॉमी तो बूस्ट होगी, जब ऑफिसेज में ज्यादा काम होगा तो ज्यादा लोग चाहिएंगे, ज्यादा लोग जाएंगे तो एक तो इनकी सैलरी बढ़ी, टैक्सी में जा रहे हैं, ओला उबर इन ऑटो इनका बड़ा, बाइक पे जा रहे हैं तो बाइक्स ज्यादा बिकेंगी, साइड में चाय टपरी ये सब होगा, पीजी लेके रह रहे हैं गुड़गांव में, बैंगलोर में, हैदराबाद में, वो बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली लोकल इकोनॉमी तो जो है वो बढ़ेगी। और ब्रेन ड्रेन जो हमेशा से एक प्रॉब्लम रही, ये भी रिवर्स होगा, क्योंकि हाई H1B फी जो है वो इस ब्रेन ड्रेन को डिस्करेज करेगी, क्योंकि अब वहां जाना मुश्किल हो गया है, तो जो लोग हैं वो चॉइस से कहो या मजबूरी में कहो, यहीं पे फंस के रह जाएंगे अभी में। तो ये तो था आपका टॉपिक, ओके। और इसके साथ मैंने आपको प्रीलिम्स और मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं, जो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका क्यूआर कोड ये है। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप द अंडरडॉग्स आचार्य लिख के भी सर्च कर सकते हैं। सो यू वॉचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी आपका लाइक ही मेरी कमाई है। हैव अ नाइस डे।